मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज मैं बात करना चाहता हूं जिंक के बारे में और जिंक के ऐसे 10 बातें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जिंक का सही ढंग से प्रयोग कर सकें और फसल की वृद्धि अच्छी हो और अच्छा उत्पादन मिल सके। तो ये पूरा लेक्चर देखिए तो आपको जिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए जिंक जो है उसका जो सिंबल है जो हम प्रदर्शित करते हैं वो जेडन से करते हैं। तो जेडन का मतलब ये जिंक है। अब इसके मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। पहला यह है कि देखिए जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो 17 पोषक तत्व चाहिए, उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता अधिक है और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता कम है। तो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसमें जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो महत्वपूर्ण 17 के 17 है, लेकिन इन सभी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक बहुत काम करता है पौधे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और खास तौर से ऑक्सिन हार्मोन बनाता है जो पौधे की लंबाई बढ़ाने के काम आता है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसकी आवश्यकता फसल को बहुत ज्यादा नहीं होती, इसकी आवश्यकता कम होती है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये प्रमुख पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उनकी आवश्यकता ज्यादा है लेकिन इसकी आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो अधिक पीएच वाली मिट्टी होती है, चाहे वो अल्कलाइन है, चाहे वो सलाइन लवणीय है, क्षारीय है, कैल्केरियस मिट्टी है, इनकी पीएच जहां 7 से ज्यादा होती है वहां इसकी जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है, तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी जहां पीएच ज्यादा होगी, जिंक डालने पे भी पौधों को पूरा जिंक नहीं मिल पाता, जिस कारण से उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसी मिट्टियों का सुधार करना बहुत जरूरी है ताकि पीएच न्यूट्रल हो, 7 के आसपास हो। यही कारण होता है जो लवणीय क्षारीय मृदाओं में जिंक की कमी देखने को मिलती है और हम जिंक के फर्टिलाइजर देते हैं तो भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि अधिक पीएच होने पर यह मिट्टी में इनसॉल्युबल रूप में बदल जाता है और फिर जड़ को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि विंटर सीजन जब ठंड होती है तब मिट्टी जब तापमान कम होता है तो भी इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहां पे भी इसकी उपलब्धता कम रहती है। जब दिसंबर जनवरी में बहुत तापमान गिर जाता है भारत के मैदानी क्षेत्रों, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जमीन बहुत ठंडी होती है, वायु भी बहुत ठंडी है, उस समय जिंक की उपलब्धता बहुत कम होती है। तो ये एक कारण रहता है कि चूंकि ये डिफ्यूजन से मिलता है, जड़ों में एक प्रोसेस होता है उसके माध्यम से उपलब्ध होता है, और डिफ्यूजन ठंड के दिनों में जब टेम्परेचर कम होता है तो कम हो जाता है, उस कारण से इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो अधिकांशतः ठंडे वाले दिनों में या ठंड का मौसम चल रहा हो तो इसकी कमी देखने को मिलती है, और जैसे ही तापमान बढ़ता है मिट्टी गर्म होने लगती है, इसकी उपलब्धता बढ़ने लगती है। चौथा पॉइंट यह है कि मिट्टी में इसकी गतिशीलता बहुत कम है। कुछ तो जो है गतिशील होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये गतिशील है। कुछ की गतिशीलता बहुत कम है, जैसे फास्फोरस, इसकी गतिशीलता भी कम है। और इस जिंक है ये भी इमोबाइल है, मतलब मिट्टी में जहां हम डालते हैं वहीं ये पड़ा रहता है, पानी के साथ मूव नहीं करता बहुत ज्यादा। जहां डालेंगे उसी जगह पे पड़ा रहेगा, पानी के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं चलता है। इसलिए इसका रूट जोन में होना, जहां जड़ें हैं वहां होना बहुत जरूरी है। तो ये इमोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है। और इमोबाइल जो पोषक तत्व होते हैं अपनी जगह पड़े रहते हैं, इसलिए उनको जड़ के आसपास देना बहुत जरूरी होता है। तो ये इसके साथ एक समस्या है कि ये बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाता, अपनी जगह पे ही रहता है, इस कारण से इसकी कमी भी देखने को मिलती है। अगर ये जड़ से दूर चला गया तो फिर पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता, और हम खाद डालते हैं तो भी उपलब्ध नहीं हो पाती है पौधों को, और उसमें कमी के लक्षण आने लगते हैं। इसलिए जिंक वाली खाद प्रयास ही होना चाहिए कि जड़ के पास रहे। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया कि ये चूंकि इमोबाइल है, वहीं पड़ा रहता है, इसलिए सारा का सारा हमें जिंक बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। तो 100% जिंक जो भी हमें देना है 100% वो सारा बेसल डोज में हमें देना चाहिए। ऊपर से हम खड़ी फसल में डालेंगे 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, तो मिट्टी में ये ज्यादा नहीं चल पाता है, तो मिट्टी की ऊपरी सतह में ही फंस जाएगा, जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि हम जो जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, जो जिंक दे रहे हैं, सारा का सारा जो भी मात्रा है हमारी, वो हमको बुआई के समय दें। तो इस समय आप बुआई के समय दे देंगे, जड़ में रहेगा, पौधों को जैसी जड़ निकलेंगी पौधों को मिल जाएगा। अगर आप बाद में देते हैं तो उतना जिंक नहीं पहुंच पाता और ऊपर की मिट्टी की सतह में फंस के रह जाता है, और जड़ें हमारी 10-15 सेंटीमीटर पे होती हैं और ये ऊपर की 5-6 सेंटीमीटर में ही फंस जाएगा, नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा जो खाद डालने का खर्चा होता है वो
वो बेकार हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, जिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए सारा का सारा जो भी जिंक हम सल्फेट डाल रहे हैं वो बुआई के समय देना चाहिए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसको फास्फेटिक उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। बहुत किसानों के मन में भ्रम रहता है कि हम इसको कैसे दें। जो फास्फेटिक उर्वरक है जैसे डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके के जितने भी ग्रेड आते हैं जिसमें फास्फोरस जिंक को मिला के नहीं देना चाहिए। या जिंक मिला, जब हम मिलाते हैं फास्फोरस जिंक मिलकर के एक रिएक्शन कर लेते हैं जिससे जिंक फास्फेट बनता है, और ये पानी में चूंकि घुलता नहीं है इस कारण से जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी भी तत्व का पानी में घुलना जरूरी है, तो जिंक और फास्फोरस मिलकर इंसॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहां मिला, इसलिए जो डीएपी की खाद है जिंक सल्फेट के साथ मिक्स ना करें, फिर उसको ना डालें, इसको अलग अलग करके डालें। कभी भी दोनों खादों को मिक्स ना करें। अब किसान भाइयों के मन में भ्रम रहता है कि बेसल डोज देनी है, फास्फोरस भी बेसल देना है, जिंक भी बेसल देना है, दोनों को बुवाई के समय देना है, तो दोनों को कैसे दें? तो देखिए इसमें क्या करना है कि पहले आप जिंक को जैसे नीम की खली है या गोबर की खाद है उसमें मिला करके दे दीजिए, या पहले जिंक को अकेले ही मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी मिला करके पहले से ही डाल दीजिए, उसके बाद फास्फोरस की खाद दे दीजिए। मतलब दोनों के डालने के समय में अंतर होना चाहिए थोड़ा सा। दोनों को मिक्स आपस में, दोनों की बोरे खोल करके आपस में मिक्सिंग नहीं करनी है। जैसे हम यूरिया एनपीके की मिक्सिंग कर देते हैं वैसे मिक्सिंग नहीं करनी है फास्फोरस की जिंक की। हालांकि थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा इसमें लेबर लगेगी, लेकिन तरीका यही सही है, यही साइंटिफिक वे है। नहीं तो क्या होगा, दोनों इंसॉल्युबल हो जाएंगे और जिंक फिर नहीं मिल पाएगा, फिर जिंक की कमी आती है। तो इसलिए दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, फास्फोरस वाला और जिंक वाला। तो गोबर की खाद में या नीम की खली में मिला करके पहले हम खेत में जिंक दे दें, उसके बाद हम फास्फोरस उर्वरक का प्रयोग करें। तो देखिए कि अगर खड़ी फसल में जिंक की कमी आती है, आपने जिंक नहीं दे पाए, आपको जानकारी नहीं थी, या जिंक की कमी आ गई, मिट्टी की पीएच ज्यादा थी, या विंटर सीजन है उस समय कमी आएगी, जाड़े के दिनों में कमी आने लगती है, तब हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। और जो जिंक सल्फेट होता है उसका हमें 0.5% का छिड़काव कर देना चाहिए। 0.5% का मतलब यह है कि हमको ये 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना चाहिए। 5 ग्राम जिंक सल्फेट लेके 1 लीटर पानी में हम घोल दें तो ये 5% का, 0.5% का बन जाता है। इसी तरह से 100 लीटर पानी में इसकी मात्रा निकाल सकते हैं, तो 1 एकड़ में करीब 200-250 लीटर पानी लगता है छिड़काव में। तो 0.5% से ज्यादा का घोल ना बनाए, नहीं तो पत्तियां जल सकती हैं। तो खड़ी फसल में आप छिड़काव पत्तियों पे कीजिए, पानी में मिला के छिड़काव कीजिए, खेत में मत डालिए। सिंचाई के पानी के साथ देंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऊपर ही फंस जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए पत्तियों पर इसका छिड़काव करना चाहिए जब इसकी कमी आती है, और वो मैंने आपको बताया जिंक सल्फेट का करें। जिंक सल्फेट से हमें 2 तत्व मिल जाते हैं, जिंक भी मिल जाता है और सल्फर भी मिल जाता है, तो इससे 2 हमें फायदे होते हैं। फिर देखिए आजकल चिलेट जिंक आ रहा है। चिलेट जिंक सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल है, पौधों को मिल जाता है। तो ऐसी मिट्टी जिनकी अधिक पीएच है उसमें हमें चिलेट वाला जिंक करना चाहिए, क्योंकि जो अधिक पीएच में जिंक सल्फेट मिलाते हैं तो इनसॉल्युबल हो जाता है। लेकिन चिलेट वाला जिंक जो होता है रिएक्शन नहीं करता है मिट्टी में, ये ऐसे ही रहता है। इस कारण से कैलकरियस सॉइल है या लमड़िए है या क्षारीय है तो जिंक सल्फेट ना दें, वहां चिलेट वाला जिंक दें। और चिलेट जिंक को हम फास्फोरस खाद के साथ मिला करके दे सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है एक तरह से। तो चिलेट जिंक का प्रयोग आपको कहां करना है? अगर आपकी मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, कैलकेरियस है, कार्बोनेट बहुत ज्यादा है, तो आप चिलेट वाले जिंक का प्रयोग कीजिए। चिलेट वाला जिंक महंगा होता है, इसलिए अगर हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर लेकिन मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है तब हमें चिलेट वाला जिंक प्रयोग कर लेना चाहिए। अब देखिए जो जिंक सल्फेट हम प्रयोग कर रहे हैं वो अगर हम 2-3 साल में एक बार डाल देते हैं तो पर्याप्त हो जाता है। तो इसको हर फसल में, हर सीजन में डालने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपने धान में डाल दिया है तो फिर 2-3 साल तक आपको किसी फसल में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंक सल्फेट में 33% जो जिंक होता है वो जमीन में काफी समय तक पड़ा रहता है, और चूंकि इतने जिंक को एक फसल नहीं ले पाती, तो जो हम 33% वाला अगर डालते हैं तो उसको हम करीब 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालते हैं, और 21% वाला हम करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालते हैं। तो इतना जिंक जब मिट्टी में जाता है तो 2-3 साल तक की जो हम फसलें उगाते हैं उसमें पर्याप्त होता है। इसलिए जिंक को आपको एक बार अगर आपने जिंक सल्फेट डाल दिया है, जो मैंने आपको मात्रा बताई, तो फिर आपको हर फसल में डालने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल तक वो पूर्ति उसकी होती रहती है। तो इस बात को ध्यान रखें, हर बार जिंक आपको नहीं डालना है, एक बार जिंक डाल देंगे और 2-3 साल तक काम करेगा। फिर आखिर में देखिए जो जो कमी के लक्षण है, देखिए जो मैंने शुरू में बताया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में करता है, ऑक्सीजन हार्मोन बनाता है, और ऑक्सीजन का जो काम होता है पौधे की लंबाई बढ़ाने में होता है। जब जिंक की कमी होगी
तो ऑक्सीजन कम बनेगा, तो पौधे की लंबाई छोटी रह जाएगी, पत्तियां भी छोटी रहेंगी। तो सबसे बड़ा लक्षण होता है पौधे छोटे रह जाते हैं, लंबाई नहीं पकड़ पाते हैं, पत्तियां छोटी होने लगती हैं और पत्तियों पे भूरे भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं। इसकी एक खास बात ये होती है जिंक में भूरे भूरे धब्बे पड़ते हैं। अगर नाइट्रोजन कमी होती है तो पत्तियों में पीलापन आता है, और लेकिन जिंक की जब कमी होती है तो उसमें भूरे भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं और पौधा छोटा रह जाएगा। तो ये जिंक की कमी के लक्षण होते हैं, और ये नई पत्तियों पर पहले आएंगे, फिर बीच वाली पत्तियों पे आते हैं। तो इसके कमी के लक्षण नई निकलने वाली पत्तियों में आते हैं और जो बीच की पत्ती होती है उसमें आते हैं। तो ये अगर भूरे भूरे धब्बे पड़ रहे हैं, भूरी भूरी धारियां पड़ रही हैं, पौधा लंबाई नहीं पकड़ पा रहा है, छोटी छोटी पत्तियां हो रही हैं, तो ये जिंक की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको 10 बातें आपको जो बताई, जो जिंक के बारे में हमको जरूर जाननी चाहिए, ताकि हम सही समय पे सही तरीके से सही मात्रा में इसका प्रयोग हम कर सकें और हमें इसका जिंक का पूरा लाभ मिले। जिंक की अधिकांश मिट्टियों में कमी देखी जा रही है, इसलिए इसका प्रयोग करना जरूरी हो गया है, ताकि हमारी फसल की जो वृद्धि है वो अच्छी हो और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।